नमस्कार। आज की हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता इंटरमीडिएट वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है अनुदान से परावलंबन को बढ़ावा मिलता है। आज के नियम कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्येक सदन से 2 प्रतिभागी एक पक्ष और एक विपक्ष में अपने विचार रखेंगे। प्रत्येक वक्ता को 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 मिनट पर पहली घंटी बजेगी तथा तीसरे मिनट पर दूसरी घंटी बजेगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक प्रतिभागी से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी वक्ताओं से मेरा 3 मिनट 3+1। प्रत्येक वक्ता को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। तीसरे मिनट पर पहली घंटी बजेगी तथा चौथे मिनट पर दूसरी घंटी बजेगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक प्रतिभागी से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वह वक्ता के वक्तव्य पर आधारित प्रश्न ही पूछें। हमारे आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर कैलाश सिंह, मिस बैनर्जी, मिसेस डिकोस्टा एंड डॉक्टर दास। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की प्रतियोगिता को आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मंच पर विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं फॉय हाउस से सुहानी अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ। अपने बदन का घाव दिखाकर जो अपना पेट भरता है, सुना है वो भिखारी भी जख्म भरने से डरता है। सभागार में उपस्थित सभी को नमस्कार। इंसान का स्वभाव है कि जब तक उसे बिना परिश्रम कुछ चीज अनुदान स्वरूप प्राप्त होगी, तब तक वह उस चीज के लिए परिश्रम नहीं करेगा। और इंसान का स्वभाव है कि जरूरत ही मेहनत की जननी होती है। अगर कोई भी जरूरत पूरी होती रहेगी, तब तक इंसान मेहनत करने से कतराता रहेगा और जिस साधन से उसे वह चीज प्राप्त हुई है, वह उस साधन पर निर्भर हो जाएगा। आदर्श में और हकीकत में अंतर होता है। आदर्श कहते हैं कि अनुदान से सभी का भला होता है, परंतु हकीकत यह कहती है कि आदर्श से अनुदान लेने वाला सिर्फ निर्भरता एवं मेहनत करने से कतराना सीखता है। अनुदान कई प्रकार से दिए जा सकते हैं, जैसे कि सेवा के रूप में या फिर आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से दिया गया अनुदान किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को बिना परिश्रम के कुछ भी चीज प्राप्त हो, वह उस चीज के लिए परिश्रम नहीं करेगा और वह उस चीज के लिए किसी पर निर्भर हो जाएगा। वह क्यों परिश्रम करेगा, क्यों वो निर्भर नहीं होना चाहेगा? इसका एक उदाहरण हमारी सरकार का गरीबों को मुफ्त बराबर राशन बांटना है। हमारी सरकार गरीबों को आधे से भी कम दाम पर राशन बांटती है ताकि उनका घर चल सके, परंतु कहीं ना कहीं गरीब सरकार पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर कल के दिन सरकार ने ये सेवा बंद कर दी तो गरीबों को कठिनाई का समय गुजारना होगा। परंतु हमारी सरकार गरीबों से इसकी छोटी सी राशि लेकर गरीबों को पूर्ण निर्भर होने से बचाते हैं और इन्हें प्रेरित करते हैं कमाने के लिए, ताकि कल के दिन धीरे धीरे कर इनकी निर्भरता कम होती जाए। इसका एक और उदाहरण हमारी सरकार जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण करते हैं वह भी है। जो आज 80% लाकर सरकारी नौकरी हासिल कर रहा है, अगर वह आरक्षण ना होते तो वह 90 पर भी उसकी नौकरी पक्की नहीं होती। यह भी तो निर्भरता है। अगर ये आरक्षण ना होते तो जो आज 80% ला रहा है, वह कल के दिन 90 से कम नहीं लाता, क्योंकि उन्हें इन आरक्षणों द्वारा नौकरी हासिल करने की उम्मीद नहीं होती। इससे उसकी मेहनत एवं उसका प्रदर्शन दोनों बढ़ता। इसी प्रकार अगर हम अनुदान दे रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य किसी की मदद करना या पुण्य करने से ज्यादा निर्भरता कम करना होना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगी कि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि जब हम पहली बार अनुदान देते हैं तो वह इंसान हमारी प्रशंसा करता है, दूसरी बार अनुदान देते हैं तो प्रत्याशा करता है, तीसरी बार अपेक्षा करता है, चौथी बार वह उसका अधिकार बन जाता है और 5वीं बार
वह निर्भर हो जाता है। यदि छठी बार उसे अनुदान ना दिया जाए तो वह क्रोध और द्वेष पैदा करता है। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि अनुदान सिर्फ गरीब लोगों को दिया जाता है। अनुदान वास्तव में बेरोजगार और विकलांग लोगों को भी दिया जाता है। तो आप क्या ये कह रही हैं कि अनुदान देने से उनके अंदर प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से घट जाती है और वे आगे कुछ कार्य करने के लिए असक्षम बन जाते हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि गरीबों को सिर्फ अनुदान दिया जाता है। हर जने को जिसे ज़रूरत है उसे अनुदान दिया जाता है हमारी सरकार के द्वारा, परंतु कहीं ना कहीं अनुदान इस रूप में देती है सरकार कि वह इंसान प्रेरित होता है कमाने के लिए, भले ही वो विकलांग हो या कुछ भी हो, परंतु उसके माध्यम बहुत अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम अनुदान दे रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य उसकी निर्भरता को कम करना होना चाहिए। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में बोला कि अनुदान देने के बाद व्यक्ति परिश्रम करने से कतराता है। तो ऐसे में अगर हम किसी व्यक्ति को स्कॉलरशिप देते हैं तो वह तो स्कॉलरशिप पाने के बाद और परिश्रम करता है। तो आपके इस पर क्या विचार है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं इसका ये उत्तर देना चाहूँगी कि हर जना एक समान नहीं होता। कुछ लोग मेहनत करना जानते हैं, परंतु हम यहाँ ज़्यादातर लोगों की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अनुदान पाने पर मेहनत से कतराना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें जब मिल रहा है तो हम क्यों मेहनत करें। और कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप यह नहीं बताती कि तुम्हें नौकरी हासिल हो गई है। स्कॉलरशिप सिर्फ तुम्हें एक अच्छा महाविद्यालय दिलाती है, परंतु उसके बाद नौकरी तुम्हें अपने ही प्रदर्शन से प्राप्त करनी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं विषय के विपक्ष में फॉय हाउस से शौर्य बंसल को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय महोदय, आज की वाद विवाद का विषय है कि अनुदान से परावलंबन को बढ़ावा मिलता है और मैं सदन की राय से पूर्णतः असहमत हूँ। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि अनुदान होता क्या है। अनुदान का अर्थ है वह सहायता जो कोई सरकार, कोई भी एनजीओ या कोई भी अधिकारी अनुदान संस्था देश की भलाई के लिए देती है। अनुदान, दान और भीख में अंतर है। मैं दोहराता हूं कि अनुदान, दान और भीख में अंतर है। अनुदान का प्रयोग ज्यादातर मंदिर, धर्मशाला, धर्मस्थल या कोई भी विद्यालय बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे लोक कल्याण हो, ना कि परावलंबन का बढ़ावा। अनुदान के तौर पर हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना चलाती है, जिससे वह अनुदान के रूप में लड़कियों को शिक्षा का अनुदान प्रयोग करवाती है। अब क्या मेरे विपक्षी मित्र ये कहेंगे कि सरकार के अनुदान प्रयोग करवाने से परावलंबन का बढ़ावा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारी सरकार उन लड़कियों को आत्मनिर्भर होने के लिए सक्षम कर रही है। वर्तमान में हमारी सरकार ने छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की, जिसमें वह करोड़ों रुपए लगवाकर विद्यालय, बच्चों की शिक्षा व उनके विकास के लिए रुपए खर्च करते हैं। यहाँ पर परावलंबन का बढ़ावा नहीं हो रहा है। यहाँ पर उन बच्चों को आत्मनिर्भर होने की उम्मीद दी जा रही है। हमारी सरकार व अन्य एनजीओज हमारे देश के किसानों के लिए ऐसे अन्य अनुदान का प्रयोग करवाती है, जिनसे उन किसानों को अनुदान का प्रयोग होए और वे अनाज उगाने में सक्षम हो सके। अब यहाँ पर मेरे विपक्षी मित्र ये भी कहेंगे क्या कि ये सरकार उनको अनुदान देकर उन किसानों को अपने ऊपर निर्भर कर रही है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सरकार व एनजीओज इन्हें बस एक आगे बढ़ने की सहारा प्रदान कर रही है। ऐसे अन्य बैंक हमारे देश में हैं जो अनुदान के रूप में विशेष ब्याज का उपलब्धि करवाती है, जिनसे अन्य लघु उद्योगों को आगे बढ़ने की मदद मिले, अर्थात वे उन पर निर्भर नहीं हैं, वे उन्हें आगे बढ़ने के लिए सक्षम कर रहे हैं। उन्हें इन बैंकों द्वारा सहायता मिलती है और वे आगे बढ़ते हैं। इन सारे उदाहरणों के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता
कि अनुदान से परावलंबन को बढ़ावा मिलता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दान, अनुदान और भीख में फर्क होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनुदान से परावलंबन का बढ़ावा नहीं होता, बल्कि भीख मांगने और देने से परावलंबन का बढ़ावा होता है, जिससे एक व्यक्ति निर्भरता का शिकार बन जाता है और उसे यह लगने लगता है कि उसके परिवार का बैठे बैठे गुजारा चल जाएगा। अर्थात अनुदान वर्तमान समाज के विकास व खुशहाली के लिए अनिवार्य है। मैं अंत में कबीर जी का एक दोहा सुनाना चाहूंगा, जो कहते हैं, धर्म किए धन न घटे, नदी न घट नीर, अपनी आंखों देख ले, न्यों कथी कहीर कबीर। कबीर दास जी यहाँ पे कहते हैं कि धर्म, परोपकार या दान सेवा करने से धन नहीं घटता। देखो वो नदी जो सदैव बहती रहती है, परंतु उसका जल कभी नहीं घटता। धर्म करके स्वयं देख लो। धन्यवाद। आपको ये नहीं लगता कि अनुदान आगे आकर भीख भी बन सकती है? आपका इस पे क्या उपाय है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा मैंने पहले बताया कि भीख और अनुदान में फर्क है। अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है, भीख कोई भी दे सकता है किसी के मांगने पर। अनुदान और भीख में फर्क है। अनुदान किसी की सहायता के लिए होता है, लेकिन भीख पे कोई भी आदमी कभी भी निर्भर हो सकता है तथा उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका परिवार उस पर निर्भर हो जाएगा तथा वह कोई काम नहीं करता। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति को अनुदान मिलता है तो वह उसको विकास करने का एक रास्ता बन जाता है, परंतु हमारी सरकार जो इतना पैसा योजनाओं में लगा रही है, उससे अच्छा यदि वह बेरोजगारी को कम करती तो ज़्यादा विकास होता देश का। इस पर आपका क्या कहना है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने मेरे वाद विवाद में यही बताया है कि सरकार अनुदान इसलिए करती है ताकि बेरोजगारी कम हो। एक कहावत है कि कर्म से ही किसी का वो बनता है, कोई बिना कर्म के नहीं जी पाता। तो यहाँ पर सरकार उन बेरोजगारों को अनुदान प्रदान कर रही है जो आगे जाके बढ़ सके, आत्मनिर्भर बन सके और किसी पर निर्भर ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद शौर्य। अब मैं विषय के पक्ष में पार हाउस से मलिष्का बिष्ट को आमंत्रित करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं सदन में प्रस्तावित विषय से पूर्ण रूप में सहमत हूं और पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। महोदया, इस संसार में अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, पर जहां तक मुफ्त में मिलने वाली कुछ सहायता की बात आती है, वहां लगभग सभी एक जैसा ही सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति मुफ्त में मिलने वाला धन, वस्त्र, अन्न या कोई भी सहायता को छोड़ना नहीं चाहता है और यही लालच उसे प्रबलंबी बनाता है। महोदया, आज मैं ऊंचे पदों पर आसीन सरकारी कार्यकर्ता अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आम आदमी का क्या कहना? महोदया, अनुदान किसी भी प्रकार का हो, देने वाले का हाथ सदैव ऊपर और लेने वाले का हाथ सदैव नीचे ही रहता है। लेने वाला सदा एक आस में रहता है कि इस बार कोई सहायता मिल गई, अगली बार भी कोई ना कोई सहायता कर ही देगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति निकम्मा हो जाता है, परिश्रम करना छोड़ देता है और प्रबलंबी हो जाता है। महोदया, कोविड के दौरान सरकार व कई संस्थाओं ने मुफ्त में राशन बांटने का कार्य किया। उस राशन को लेने वाली लाइनों में कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी देखा जा सकता था जिनके पास पैसा था कि वह राशन ले सकते थे, परंतु लालच व निर्भर रहने की आदत ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। दूसरी तरफ सरकार वोट की राजनीति खेलती है। वोट प्राप्त करने के लिए अनेक क्षेत्र में अनुदान देती है और अनुदान लेने वाले उन अनुदानों के प्रति प्रबलंबी हो जाते हैं। महोदया, मुफ्त में भोजन मिलने लगे तो कमाने की कोशिश कौन ही करेगा? और फिर ये अनुदान देश की गरीबी की दशा को सुधारने का एक सहारा है, पर क्या ये उन गरीबों तक पहुंच पा रहा है? क्योंकि अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को। महोदया, मेरे विपक्षी मित्र
अनुदान को व्यक्तित्व विकास का सहारा बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अनुदान व्यक्ति को विकसित कम, आश्रित ज्यादा बनाता है, क्योंकि धन और भोजन की भूख कभी समाप्त नहीं होती और व्यक्ति प्रावलंबन की डोर में बंध जाता है। महोदय, यहाँ मैं अपने विपक्षी मित्रों के लिए अनुदान का अर्थ स्पष्ट करना चाहूंगी। अनुदान का अर्थ है किसी कार्य के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ दी जाने वाली सरकारी सहायता। महोदया, ये सरकारी सहायता जिन तक पहुंचनी चाहिए, क्या उन तक पहुंच रही है, ये दूसरा विषय है, पर जिस तक पहुंच रही है उसको तो फायदा मिल ही रहा है, उसका लालच तो बढ़ ही रहा है और वह निर्भर भी हो रहा है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में सरकारी अनुदान से मिलने वाली एक बारी मुफ्त की रोटी एक बार मिलने लगे तो व्यक्ति चाहता है कि जिंदगी ऐसी ही चलती रहे। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कोविड के समय का उदाहरण देते हुए ये कहा था कि सरकार ने लोगों को फ्री में राशन बांटा था। यदि सरकार ऐसा ना करती तो कई लोग भूखे मर जाते। तो आप क्या ये कहना चाहती हैं कि सरकार को ऐसी योजनाएं शुरू करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, सरकार को अगर सरकार नहीं तो देश में कई ऐसी संस्थाएं जरूर थी जिन्होंने राशन बांटा, और अगर सरकार नहीं करता नहीं तो कोई ना कोई तो बांट ही देता किसी को राशन। धन्यवाद। भारत में हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोग भूखे सोते हैं, तो आपको यह नहीं लगता कि अनुदान न देने से हमारे देश पर बुरा असर पड़ेगा? अनुदान देश में जरूर हैं कई लोग जो भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कई अनुदान करने के लिए कई सारी संस्थाएं खोली है। अगर वो संस्थाएं नहीं होती तो आदमी भूखा नहीं मरता, क्योंकि फिर आदमी को यह रहता कि मुझे कुछ करना है, जिंदगी में कुछ कमाना है कि मैं अपना पेट भर सकूं। धन्यवाद। अब मैं विषय के विपक्ष में पाल हाउस से रेवंत कुमार को आमंत्रित करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज सदन में उठे विषय से पूर्ण रूप से असहमत हूँ। सर्वप्रथम मैं अनुदान व परावलंबन शब्दों का आपको अर्थ स्पष्ट करना चाहूँगा। अनुदान शब्द का अर्थ है किसी कार्य के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ दिए जाने वाली सरकारी सहायता, तथा परावलंबन शब्द का अर्थ है दूसरों पर निर्भर होना। महोदया, जैसे हमें बचपन में दान देने की शिक्षा दी जाती है, वैसे ही सरकार का कर्तव्य होता है कि वह कम प्राप्त करने वाले लोग तथा आर्थिक स्थिति से कमजोर लोगों को अनुदान दे और उनकी सहायता करे। सरकार व संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अनुदान कई प्रकार के होते हैं, जिसकी सहायता से किसान अपनी फसल में सुधार ला सकते हैं और छात्र मुफ्त की शिक्षा पा सकते हैं। इन अनुदानों के द्वारा सरकार जरूरतमंदों को समाज में एक बेहतर अवसर देना चाहती है। इस प्रकार के अनुदान एक व्यक्ति को परावलंबी नहीं पर स्वावलंबी बनाते हैं। मैं आप सब लोग को एक उदाहरण देना चाहूँगा। अगर मैं किसी कमी के कारण उन्नति के रास्ते पे नहीं चल पा रहा हूँ और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के कारण मैं वह उन्नति प्राप्त कर लूँ, तो क्या आप सब मुझे परावलंबी कहेंगे? जी नहीं। ऐसी स्थिति में तो मैं अपने स्वयं के पैरों में खड़ा होकर आत्मनिर्भर बन रहा हूँ। महोदया, मेरे विपक्षी मित्रों को अनुदान, दान व भीख में अंतर समझना होगा। हम अनुदान को सिर्फ एक आर्थिक पक्ष में नहीं जोड़ सकते हैं। अनुदान कई प्रकार के होते हैं, जैसे अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, प्राप्य अनुदान एवं सांकेतिक अनुदान। महोदया, सरकार द्वारा दिए गए अनुदान छोटी व्यापारों के बढ़ावा के सहायता आते हैं और लोगों को संपन्न बनाते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा
कि अनुदान सबको एक समान अवसर देने का एक व्यवस्था है। धन्यवाद। आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों को अनुदान देने से वह मेहनत कर पाएंगे आगे जाकर? क्या लगता है आपको? देखिए, सब सरकार तो सबको अनुदान देगी, किसको सहायता होगा, पर वह लोगों पर निर्भर करता है कि वह उसका क्या करे। जिन लोगों को बड़े या अपने जीवन में बड़ा बनना है, वह तो उसका सही उपयोग करेंगे, उसका सही उपयोग करेंगे और उससे जाके अपने जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद। मैं अपने वक्तव्य में कहा कि जब एक व्यक्ति को अनुदान मिलता है तो वह स्वावलंबी बनता है। जब एक व्यक्ति दूसरे की दी हुई सहायता पे काम कर रहा है तो वह पहले, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वावलंबी है? देखिए, मैंने कैसे अपने वक्तव्य में कहा कि व्यक्ति को अनुदान मिल रहा है, पर अगर वह उसका सही उपयोग करेगा, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेगा, तो वह जाके बड़ा होगा और सफल होगा, और वह अनुदान जो उसे मिला था वह उसे वापस भी तो दे सकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद रेणु। अब मैं विषय के पक्ष में एलन हाउस से सौम्या गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ। सभापति महोदय की अनुमति से। देवियों और सज्जनों, सदियों से अनुदान का प्रयोग व्यक्तियों, संगठनों और यहाँ तक कि देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता रहा है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या यह अनुदान वास्तव में एक व्यक्ति को सशक्त बनाता है या फिर सिर्फ और सिर्फ निर्भरता को बढ़ावा देता है? सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष 3 तर्क रखूंगी जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि अनुदाता से परावलंबन को बढ़ावा मिलता है। सबसे पहले देवियों और सज्जनों, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब एक व्यक्ति को बार बार या लगातार किसी भी कार्य के लिए मदद मिलती है तो वह उस तथ्य का आदी हो जाता है और स्वयं काम करने के प्रोत्साहन को खो देता है। इसका सबसे सरल उदाहरण मैं आपको यह देना चाहूंगी कि यदि आप अपने कार्य करने के लिए 1 बार, 2 बार या 2 से अधिक बार भी अपने किसी सहपाठी की मदद लेते हैं तो आप अपने लिए किए जा रहे काम के इतने आदी हो जाते हैं कि आप स्वयं काम करने के प्रोत्साहन को पूरी तरह से खो देते हैं। और देवियों और सज्जनों, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं काम करने की बजाय दूसरे के किए गए काम पर पूर्णतः निर्भर हो जाते हैं। इसी तरह जब व्यक्ति को बार बार अनुदान मिलता है तो वह दूसरे के दिए गए अनुदान पर पूर्णतः निर्भर होकर स्वयं की काम करने की इच्छा शक्ति को पूरी तरह खो बैठता है। मेरे दूसरे तर्क पर आते हुए मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या समुदायों में अनुदान निर्भरता के चक्र को नहीं बनाता है? देवियों और सज्जनों, कुछ मामलों में तो निर्भरता को बनाए रखने के लिए विकासशील देशों को दिए जाने वाली विदेशी सहायता का आलोचना भी की गई है। जब किसी देश को लगातार सहायता मिलती है तो वह सरकारों को बुनियादी ढांचे, शिक्षा और आर्थिक विकास में निवेश करने से हतोत्साहित करते हैं। देवियों और सज्जनों, किसी देश के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं के संसाधनों और स्वयं की क्षमताओं का विकास करना अधिक टिकाऊ नहीं है। अब आप हैती जैसे देश का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसे पिछले कई वर्षों से महत्वपूर्ण विदेशी सहायता और अनुदान प्राप्त हुआ है। दानदाताओं की सद्भावना के बावजूद पश्चिमी गोलार्ध में हैती आज के सबसे गरीब देशों में से एक बना हुआ है। यदि मेरे विपक्षी मित्र आकर यहाँ खड़े होकर ये कहते हैं कि अनुदाता एक व्यक्ति को निर्भर होने से निर्भर नहीं करता अपितु उसको आत्मनिर्भर बनाता है, तो वे मुझे ये बताएं कि हैती इस सहायता से आज तक आत्मनिर्भर क्यों नहीं हुआ और हैती जैसे देश में आज तक उसकी आर्थिक स्थिति का विकास क्यों नहीं हुआ? महोदय, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी निर्भरता ने उस देश को अपने स्वयं के उद्योगों को विकसित करने में और आंतरिक रूप से राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। मेरे तीसरे तर्क पर आते हुए हम बात करते हैं व्यक्तियों पर अनुदान के
के प्रभाव की। देवियों और सज्जनों, जब व्यक्ति को बार बार शिक्षा, आवास या भोजन के रूप में अनुदान मिलता है तो वह अपनी स्वयं की परिस्थितियों के सुधार की पहल किए बिना इन लाभों की उम्मीद करता है। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यदि एक व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है तो उसे सहायता ना दी जाए, परंतु ऐसी परिस्थितियों में अनुदान सिर्फ और सिर्फ निर्भरता को बढ़ावा देता है। अंत में मैं अपने विपक्षी मित्रों को यही कहना चाहूँगी कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दिशा तो बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। धन्यवाद। हम सब इस बात से अवगत हैं कि भारत काफ़ी समय से बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो आपको ये नहीं लगता कि परावलंबन देने से उनकी सहायता होगी, अनुदान देने से सहायता होगी? प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, सभापति महोदय की अनुमति से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी। आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या अनुदान देने से हल होगी। जी बिल्कुल होगी, बेरोजगारी की समस्या हल होगी, परंतु यहाँ क्या बात हो रही है? निर्भरता की। यदि व्यक्ति अनुदान देने पर ही निर्भर हो जाएगा कि चलिए मुझे अनुदान मिल रहा है और मैं इस पर निर्भर होके बेरोजगार नहीं, मेरे को एक रोजगार मिल रहा है, तो फिर ऐसे अनुदान का फायदा ही क्या है? यदि एक व्यक्ति खुद परिश्रम नहीं कर रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे अनुदान मिल रहा है, मुझे सहायता मिल रही है, तो मुझे काम करने की ज़रूरत है नहीं है, तो ऐसी बेरोजगारी मिटाने का फ़ायदा ही क्या है? धन्यवाद। महोदया, सरकार द्वारा अनुदान मनरेगा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो उसमें सरकार अनुदान देने की कोशिश करती है जिससे हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और खुद स्वयं काम करके पैसे कमा सके। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अनुदान एक व्यक्ति को परावलंबित बना रहा है? इसमें आपका क्या विचार है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय की अनुमति से देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार अनुदान दे रही है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो सरकार ही उन्हें पैसे देके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। जब एक व्यक्ति को दूसरी जगह से सहायता मिल रही है और वह स्वयं ही काम नहीं कर रहा है, तो वो आत्मनिर्भर कैसा हो रहा है? आपने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि व्यक्ति को जब अनुदान मिलता है तो वह स्वावलंबी बनता है। स्वावलंबी का मतलब अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस होता है दोस्तों। यदि एक व्यक्ति के पास खुद काम करने की क्षमता नहीं है और उसे सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा दिए गए अनुदान पर वह निर्भर है, तो वह स्वावलंबी और आत्मनिर्भर तो कदापि नहीं हो सकता। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या। अब मैं विषय के विपक्ष में एलन हाउस से आर्यन साहू को आमंत्रित करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है अनुदान से परावलंबन को बढ़ावा मिलता है और मैं सदन की राय से पूर्ण असहमत हूँ। महोदय, मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अनुदान का अर्थ है सहायता करना और परावलंबन का अर्थ है दूसरों पर निर्भर होना। मान्यवर, अनुदान करने की रीति तो प्राचीन काल से चली आ रही है। दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर देवताओं की मदद की थी। महाभारत में भी कर्ण जैसी महारथी ने अपने रक्षा कवच का अनुदान कर दूसरों की सहायता की थी। मैं यहाँ पर हिमाचल का उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ पर लोगों और सरकार ने आपत्ति में फंसे लोगों की मदद की थी और उन्हें अनुदान दिया था। तो क्या इसको भी मेरे विपक्षी मित्र परावलंबन का नाम देंगे? क्या मेरे विपक्षी मित्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान को भी परावलंबन का नाम देंगे, जबकि वह तो देश के विकास में किया गया एक कार्य है? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जिसके पास धन है वह धन का, जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञान का, और जिसके पास दोनों में से कुछ ना है वह किसी की सेवा करके अनुदान करे। और इसी प्रकार हमारे देश की सरकार ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अनुदान की व्यवस्था प्राप्त करवाती है और इसके कई उदाहरण हैं।
जैसे प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, आयुष्मान कार्ड योजना और किसानों के लिए सरकारी योजना। अब कोई ऐसा मूर्ख तो है नहीं जो कि मुकेश अंबानी या नीता अंबानी को जाकर अनुदान दे और हंसी का पात्र बने। एक तरफ तो हम सब वासुदेव कुटुंबकम जैसी बातें करते हैं और दूसरी तरफ मेरे विपक्षी मित्र ऐसी सोच रखते हैं। मुझे तो अपने विपक्षी मित्रों की सोच पर दुख होता है और मैं उन्हें जागृत करते हुए मैथिली शरण गुप्त की है पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। आह, वही उद्धार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मान्यवर, जब तक हमारे अंदर ही मानव जीवन को बेहतर करने की इच्छा नहीं होगी तब तक ना ही किसी देश का और ना ही किसी समाज का विकास हो सकेगा। ईश्वर ने हर व्यक्ति को प्रालंबित बनाया है, बच्चा माता पिता पर, माता पिता देश और समाज पर। किसी न किसी तरह हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अनुदान से प्रालंबन को बढ़ावा कैसे मिल सकता है? अनुदान शब्द का प्रयोग अत्यंत संकुचित अर्थ में केवल आर्थिक पक्ष के लिए किया जाए, यह सर्वथा गलत होगा। मैं अपने विरोधी दल को समझाते हुए यही बताना चाहूँगा, अनुदान एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे देश के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। मान्यवर, मेरे विरोधी जब इस पर गहराई से विचार करेंगे तब वह समझेंगे कि अनुदान निर्माण की वह पहली सीढ़ी है जिससे हमारे देश का विकास आसानी पूर्वक हो पाएगा। अनुदान सबको साथ लेकर चलने की एक ऐसी व्यवस्था है जो हर सब में एकता को कायम रखती है। अनुदान सभी को समान अवसर प्रदान करने की एक ऐसी व्यवस्था है और इसका उदाहरण हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि एक पिछड़ी जनजाति से हैं। सरकारी अनुदान से ही उनके क्षेत्र में विकास हुआ, जिस कारण आज वह राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम को छात्रवृत्ति मिली, जिसके कारण वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर पाए और एक मुकाम हासिल कर पाए। तो क्या ऐसा करने से वह प्रालंबी हो गए? जी नहीं। और आज सरकार द्वारा कई सारे दिए गए अनुदान उनके नाम पर दिए जाते हैं। कोरोना काल में ही सरकार द्वारा दिए गए अनुदान ने बहुत सारी कंपनियों को दिवालिया होने की कगार से बचाया। इसका एक उदाहरण है येस बैंक, जो कि दिवालिया होने की कगार पर था, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के कारण वह पुनर्जीवित हुआ और अब वह एक अच्छी स्थिति में है। मानव जीवन में इन सारी व्यवस्थाएं का होना पूर्ण आवश्यक है और इसलिए अनुदान से प्रावलंबन को बढ़ावा नहीं मिलता। धन्यवाद। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि बच्चे माँ बाप पर निर्भर हैं और माँ बाप देश पर। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि माँ बाप देश पर निर्भर है? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। तो मैंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि माता पिता देश पर निर्भर हैं और समाज पर भी निर्भर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता जो सरकार अपना विकास करता है देश के लिए, उसके ऊपर ही माता पिता चलते हैं। जैसे अगर कोई सरकार पूरे देश के लिए कुछ विकास करती है तो माता पिता उससे सीखते हैं और वैसे ही अपने बच्चों को वैसे ही कोई सहायता देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। कॉन्डन हाउस। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अनुदान देने से दाता और जिसको अनुदान मिलता है वह पराधीनता के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिन व्यक्तियों को अनुदान प्रदान किया जाता है वह ज़रूरतमंदी व्यक्ति होते हैं। उनकी आवश्यकता होती है ऐसी व्यवस्था के लिए। उनकी स्थितियाँ उनको ऐसी चीज़ें पाने नहीं देती जिसके कारण अनुदान उनके लिए आवश्यक हो जाता है। अनुदान पाकर वह बहुत कुछ सीखते हैं और वह आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। धन्यवाद। धन्यवाद आरू। अब मैं विषय के पक्ष में कॉर्नर हाउस से चिन्मय जोशी को आमंत्रित करती हूँ। जग में क्षण की पराधीनता 100 मृत्यु समान है। इससे बढ़कर जगती तल पर नहीं कोई अपमान है। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मेरा सादर नमन। आज का विषय सरल शब्दों में यह कहता है कि सरकार द्वारा गरीब लोगों को दिया गया धन तथा अन्य सुविधाएं इन लोगों को सरकार पर निर्भर रहने को बढ़ावा दे रही हैं। मैं इस तर्क से पूर्ण रूप से सहमत हूँ।
अनुदान का वास्तविक अर्थ होता है सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में किसी संस्था, समूह या व्यक्ति को दिया जाने वाला धन। आज मेरे विपक्षी मित्रों ने यह कहा है कि गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है। मेरे विपक्षी मित्र यह भूल रहे हैं कि अनुदान मनुष्य से मेहनत करने का सबसे बड़ा कारण छीन लेता है, जो कि होता है जीवित रहना। सरकार अनुदान देकर निरंतर इन लोगों की प्रतिष्ठा और निष्ठा घटा रही है, जिससे कि वे मेहनत कर सकते थे और अपना विकास कर सकते थे। सरकार इन्हें यह संदेश दे रही है कि उनके कार्यकाल में इन्हें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। वे ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वह सरकारी दल इनके दिलों के साथ साथ अधिक से अधिक वोट भी जीत पाए। आप में से अधिकांश लोगों को यह तो ज्ञात होगा, जब किसी व्यक्ति को ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो वह उसके दिल में आलस्य और पराधीनता स्थान बना लेती हैं। कुछ ऐसा ही होता है उस व्यक्ति के साथ जो पूर्ण रूप से सरकारी योजनाओं तथा सरकार द्वारा दिए गए धन पर अधीन होता है। यह योजनाएं जो गरीबी मिटाने का दावा करती हैं, वास्तव में गरीबी को बढ़ावा दे रही हैं। जब भी किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो उसका स्वाभिमान अपने आप ही नष्ट हो जाता है। वह एक आत्मविश्वासी व्यक्ति से एक परातंत्र व्यक्ति बनता जाता है। इस तरह से वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खो देता है और पूर्ण रूप से इन योजनाओं पर अधीन हो जाता है। गरीबी मिटाने के लिए ये योजना जो बनाई जाती है सरकार द्वारा, अक्सर इनका फायदा उठाया जाता है गरीब लोगों द्वारा। कई राज्यों में हर महीने गरीब लोगों और बेरोजगार लोगों को एक छोटी सी धनराशि दी जाती है ताकि उनकी आर्थिक सहायता हो जाए। इनमें से अधिकांश लोग मिथ्यावादी तथा दुराचारी होते हैं जो इस धनराशि का गलत कार्यों में उपयोग करते हैं। सरकार की अधिकांश योजनाएं सिर्फ समाज के एक हिस्से को सहायता देती हैं। यही हिस्सा होता है जो सरकार की इन योजनाओं पर सबसे ज्यादा पराधीन होता है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री की अनेक योजनाएं, आरक्षण और आजीविका योजना सिर्फ समाज के एक हिस्से को सहायता प्रदान करती है और ये वही हिस्सा है जो सर्वप्रथम सरकार पर पराधीन हो जाता है। तो अब मेरे विपक्षी मित्र ये कैसे कह सकते हैं कि अनुदान से परावलंबन को बढ़ावा नहीं मिलता? दोस्तों, ये योजनाएं करीबन 10 से 20 वर्ष पुरानी हैं। चाहे इन्होंने जितने ही बेरोजगारों को नौकरी दिलवाई हो, चाहे जितनी ही महिलाओं को अच्छे वेतन वाली नौकरियां दिलवाई हो, चाहे जितने ही बच्चों को शिक्षित किया हो, परंतु कड़वा सच तो यह है कि आज भी 5.5 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार हैं। अधिकतर महिलाओं को अच्छे वेतन वाली नौकरियां नहीं मिलती और हर रोज लगभग 4 लाख बच्चे भूखे सड़कों पर भीख मांगते हैं। यह समस्या सरकार पर निर्भर रहने से ना ही पूरी हुई है और ना पूरी होने वाली है। तो आइए आज आप और मैं अपने मन में एक प्रण लेते हैं कि कभी सरकारी योजनाओं पर अधीन नहीं होंगे, क्योंकि एक पराधीन व्यक्ति एक जिंदा लाश के समान होता है जो समाज में कोई परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं हो सकता। धन्यवाद। महोदय, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हर साल एक गरीब व्यक्ति को एक छोटी सी रकम मिलती है और वह उसका दुरुपयोग करते हैं कुछ लोग। महोदय, जिस गरीब व्यक्ति के पास एक रोटी जुटाने के लिए भी पैसे नहीं है और उसे एक छोटी सी रकम मिल रही है, आपके अनुसार वह उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैंने अपने वक्तव्य में ऐसा नहीं कहा कि उन्हें हर साल वह धनराशि दी जाती है। मैंने ऐसा कहा उन्हें हर महीने वह धनराशि दी जाती है। यह धनराशि गरीब लोगों और बेरोजगार लोगों को दी जाती है। वह गरीब लोग उससे अपना घर तो चला लेते हैं, परंतु जैसा आज का विषय कहता है, वो सरकार के द्वारा उस दिए गए धन पर निर्भर हो जाते हैं पूर्ण रूप से। और बेरोजगार लोग अपने अनेक कार्यों में जो इसका दुरुपयोग करते हैं। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अनुदान मिलने से एक व्यक्ति का स्वाभिमान टूट जाता है, पर ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अनुदान मिलने के बाद वे अपने जीवन में बहुत सफल हो चुके हैं। आपका इसमें क्या कहना है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आप में से किसी ने अपने वक्तव्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया था कि कैसे उन्हें छात्रवृत्ति मिली और वह सफल बने।
तो अनुदान और छात्रवृत्ति एक समान नहीं है। छात्रवृत्ति किसी को अपनी मेहनत करने से मिलती है, जबकि अनुदान असहाय व्यक्तियों को दिया जाता है। जिसे अनुदान मिलता है वह निर्भर हो जाता है, उसे विकास करना अच्छा नहीं लगता और उसके मन में विकास करने के लिए जो निष्ठा होनी चाहिए वह नष्ट हो जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील। अब मैं विषय के विपक्ष में कॉर्नर हाउस से नंदिनी चौधरी को आमंत्रित करती हूँ। आज की ताज़ा खबर, बिजली के बिल से पाना चाहते हैं छुटकारा तो लगाए सोलार कनेक्शन, सरकार से मिल रहा भारी अनुदान। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं नंदिनी चौधरी विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। अपना वाद विवाद शुरू करने से पहले मैं आप सबको अनुदान का मतलब समझाना चाहूँगी। अनुदान तब होता है जब कोई स्थानीय प्राधिकरण सार्वजनिक समर्थन प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किसी परियोजना को वित्त पोषित करता है। इसमें से किसी भी प्रकार के क्षेत्र में धर्मार्थिक कार्य से लेकर व्यावसायिक स्टार्टअप तक कुछ भी शामिल हो सकता है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि सरकारी अनुदान जरूरतमंद व्यक्तियों और समुदायों की सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दावा करना भ्रामक है कि वे स्वाभाविक रूप से निर्भरता को बढ़ावा देते हैं। मैं अपने रुख का समर्थन करने के लिए कई ठोस तर्क प्रस्तुत करूंगी। मेरा पहला तर्क, अस्थायी सहायता। सरकारी अनुदान आमतौर पर बेरोजगारी, विकलांगता या प्राकृतिक आपदाओं जैसे विशेष चुनौतियों का सामना करने वाले लोग या समुदायों को अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वे कठिन समय के दौरान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा थल की तरह काम करता है, जिससे लोग अपने पैरों पर वापस खड़ा हो सके। मेरा दूसरा तर्क, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण। कई सरकारी अनुदान कार्यक्रम शिक्षा और नौकरी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो वास्तव में व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने के सशक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पेल ग्रांट कमाए वाले छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे उन्हें मूल्यवान कौशल प्राप्त करने और उनकी दीर्घकालिक रोजगार क्षमता में सुधार करने में उन्हें मदद मिलती है। मेरा तीसरा तर्क, असमानता को संबोधित करना। सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकारी अनुदान एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वे उन लोगों को अवसर और संसाधन प्रदान करके अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाटने में मदद करते हैं, जिनके पास अन्यथा उन तक पहुंचने की नहीं होती। गरीबी को कम करके और रहने की स्थिति को सुधार करके सरकारी अनुदान का लक्ष्य एक अधिक न्याय संगत समाज बनाना है। मेरा पांचवा तर्क, आर्थिक मंदी या संकट के दौरान व्यापक पीड़ा और आर्थिक पतन को रोकने के लिए सरकारी अनुदान आवश्यक हो सकता है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी लाभ परिवारों की नौकरियों की कमी होने पर बुनियादी ज़रूरतों को बनाए रखने में मदद करता है। अंत में अस्थायी सहायता प्रदान करने, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाने, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, असमानता को दूर करने और आर्थिक संकट के दौरान स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अनुदान आवश्यक है। वे निर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मदद की पेशकश करने के लिए बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम समाज में सरकारी अनुदान की बहुमुखी भूमिका में सराहना करें। धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि लोगों को अनुदान देने से वे मेहनत करने से कतराएंगे? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि सरकार हमें अनुदान दे रही है ताकि हम अपने मुश्किल वक्त से निकल के उस अनुदान का कुछ अच्छा राह निकाल पाए। अगर हम उस अनुदान का बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह हमारी गलती है, सरकार की नहीं। धन्यवाद।
I'll announce. महोदय, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जब सरकार द्वारा व्यक्ति को अनुदान दिया जाता है तो वह गरीबों और अमीरों के बीच का जो फासला होता है वह कम करता है। गरीबों को जो राशि दी जाती है वह एक छोटी सी राशि होती है। आपको ये लगता है कि वो जो छोटी सी राशि है वह अमीरों और गरीबों के बीच का इतना बड़ा फासला तय कर सकती है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर गरीबों का कोई बुरा समय चल रहा है तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि वह अनुदान करके गरीबों और अमीरों के बीच की वो गड्ढा को खत्म कर दे। धन्यवाद। धन्यवाद नंदिनी।